आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 9 के चैप्टर 5 है। चैप्टर के नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे के बारे में देखेंगे। इस अध्याय में आप घुमंतु चरवाहे के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतु ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतु चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियाँ का रेवड़ या झुंड होता है, तो किसी के पास ऊँट या अन्य मवेशी रहते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या है और उनका अतीत क्या है? चरवाहों को इतिहास की पुस्तक में विरले की जगह मिल पाती है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, फिर कृषि और उद्योग के बारे में भी पढ़ते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने का ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। मानो इनकी जिंदगी का कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका हो। इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाहों की कितनी महत्व है। यहाँ आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डाला और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों पर किस तरह सामना किया। इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की ज़िंदगी का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही। पहाड़ों में देखते हैं जम्मू और कश्मीर की गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चरवाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरगाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियों बर्फ से ढक जाती तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल देते। जाड़ों में निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी पत्तियों की ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते। गर्मियों के चरगाहों के लिए इस सफर में कई परिवार काफिला बनकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। जैसे कि गर्मियां शुरू होती, जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाता। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते। इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मी लाहौर और स्पीति में बिता देते। अब बर्फ पिघलने और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ियों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। वापसी में वे लाहौर और स्पीति के गांवों में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुवाई करके आगे बढ़ जाते। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चरगाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चरवाहों की तरफ रवाना हो जाते। आइए अब जारा और पूर्व की तरफ चलें। गढ़वाल और कुमाऊं के गुर्जर चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चरगाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरागाह बदलते रहने का यह चलन हिमाचल के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदाय में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चरगाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चरगाह की हरियाली खत्म हो जाती थी, तब इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी, तो वे किसी और चरगाह की तरफ चले जाते। इस आवाजाही से चरगाह ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते और उनमें दोबारा हरियाली और ज़िंदगी भी लौट आती थी।
पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में देखते हैं। तो चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धनगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। इनमें से ज़्यादातर गड़ेरिये या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। धनगर गड़ेरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्धशुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवरों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस तरह धंगर कोंकण पहुँचते थे, उसी समय कोंकण के किसान को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेती में बची रह गई ठुंडों को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे। उन्हें वे वापस अपने पठारी इलाके में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होता था। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर, कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियाँ, भेड़, बकरियाँ और गड़ेरिया का ही बसेरा रहता था। यहाँ गोला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कोरमा और कोरुआ समुदाय भेड़ बकरियाँ पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते। पहाड़ी चरवाह के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीने में वे तटीय इलाकों की तरफ चल देते, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चले आते। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते, वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाके में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज़ें बेच देते। वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज में रहते। राजस्थान के रेगिस्तान में राइका समुदाय रहता। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होता भी था तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं। इसके चलते राइका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के राइका अपने गाँव में ही रहते, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। नतीजतन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते। राइकाओं का एक ताबका ऊँट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदाय की जिंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवर एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते हैं। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गाँव के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सके और उनको उपजाऊ बनाते चलते। अपनी रोजी रोटी की जुड़ाव में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही ये सारे काम करने पड़ते। आइए अब देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेजों के ज़माने में चरवाहों के जीवन किस तरह बदला।
औपनिवेशिक शासन और चरवाहों के जीवन देखते हैं तो औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चरगाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उनमें भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। आइए देखें कि यह सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो पहली बात, अंग्रेज सरकार चरगाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट यानी पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेती हर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन पर कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उससे न तो लगान मिलता था और न ही उपज। अंग्रेज ऐसे ज़मीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में पड़ती भूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर उस खास लोगों को सौंपने लगी। उन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और इस ज़मीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीन चरगाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चरगाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्या पैदा होने लगी। दूसरी बात है, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे। इन कानून के आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रही। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई नोक पले नष्ट हो जाती है। उनकी राय में चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। वन अधिनियम ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया और पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे, जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई थी वहां भी उन पर कड़ी नज़र रखी गई थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले ऐसे तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना ही हो, घास कितनी भी क्यों न हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो। उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया दिया जाएगा। तीसरी बात यह है, अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों और व्यापारियों को अपने रेवड़ के लिए हर साल नए नए चरवाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उसको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था जो वो एक जगह टिक कर रहती हो। ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गाँव बस्तियों में बस जाने के हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस उन पर सादा नजरें रखती। चौथी बात यह है कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों में पानी, नमक खरीद फरोख्त की, चीज़ों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाके में 19वीं सदी के मध्य
मध्य से ही चरवाहे टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती गई और टैक्स वसूल की ये व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना वसूल कर सकते थे। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने खरीदों के एक माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चरवाहे में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं इन बदलावों ने चरवाहों के जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। इन चीज़ों की वजह से चरवाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चरवाहों को सरकार कब्जे में लेकर उन्हें खेती में बदलना जाने लगा, वैसे वैसे चरवाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इसी तरह जंगलों का आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गैरीय और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसे आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। जब चरागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे चुने चरागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चरागाह सादा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके से चराते थे और इसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चरागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी पाबंदी से और चरागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरागाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगे। चारे की कमी और जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और सूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। उसके बाद चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया देखते हैं। इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपनी जानवरों की संख्या ही कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चरागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए चरागाह ढूंढ लिया। मिसाल के तौर पर ऊँट और भेड़ पालने वाले राई का 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है कि अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहां कटाई के बाद खाली पेड़ खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। इस समय खेतों को खाद की भी जरूरत रहती थी, जो उन्हें इन जानवरों के मलमूत्र से मिल जाती थी। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बस कर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था, वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कास्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इन सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा हैं, बल्कि हाल के दशकों में कई जगहों तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। जब भी किसी इलाके के चरागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती है, वे अपनी दिशा बदल लेते, रेवड़ छोटा कर लेते और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाहे ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। बहरहाल चरवाहे पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानून और बसाहट के लिए तौर तरीके ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी की धारा बदलने पर मजबूर किया। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने क्या रास्ते अपनाए देखते हैं। तो अफ्रीका में चरवाहा जीवन देखते हैं। आइए अब जरा अफ्रीका की एक तरफ चले। दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। इनमें बेदुइन्स, बर्वेश, मसाई, सोमाली, बोरान और कुर्ताना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तान में रहते हैं, जहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़
और गधे पालते हैं और दूध मांस पशुओं की खाल और ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाहे के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही इसे होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई और भी धंधा कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। आखिर क्या थे ये बदलाव, तो देखते हैं। इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मशाई नाम के समुदायों को चुन लेते हैं। मशाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिण केनिया में और करीब 1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी ज़मीन उनसे छीन ली बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियाँ थोप दी गई। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए थे। देखते हैं चरगाहों का क्या हुआ। तो मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चरगाह दिनों दिन सिमटते जा रहे थे। औपनिवेशिक शासन से पहले मशाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दिया और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिए। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मशाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मशाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाकों में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां न तो अच्छी बारिश होती थी और न ही हरे भरे चारागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मशाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ने लगे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट चुका था। बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मशाई मारा और शाम्बूरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरागाहों का आना आम माना था। इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे और न अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मशाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चरागाह पर कब्जा करके बनाया गया था। अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाकों पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें मशाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाकों में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा। चारे की हमेशा कमी रहने लगी। मवेशियों का पेट भरना एक अस्थायी समस्या बन गई थी। सरहदें बंद हो गई। देखते हैं तो 19वीं सदी के चरवाहे चरागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह के चरागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवर लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी की आखिरी दशकों से औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी थी। मसाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग भी किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। चरवाहों को गोरों के इलाके में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया था। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक सफर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नज़र में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़कें बनवाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का ही तो भरोसा था।
नई सरहदों ने चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाकों में खुद को कैद या महसूस करने लगे। इससे ऐसे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय ही किया करते थे। औपनिवेशिक सरकार शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद हो तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह से अंकुश जरूर लग गए थे। जब चारागाह सूख जाते हैं तो देखते हैं सूखा दुनिया भर के चरवाहों की ज़िंदगी पर असर डालता है। सूखा दुनिया भर के चरवाहों की ज़िंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती और चारागाह सूख जाते, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उसके सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाती। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं। वे वहाँ से यहाँ आते रहते हैं। इसी घुमंतूपन की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मशाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चरगाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने के लिए रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चरगाहों से महरूम कर दिया गया और एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी से में रहने का मजबूर कर दिया गया जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ उन्हें अच्छे चरगाह मिल सके। इसलिए सूखे के सालों में मशाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मारे जाते। 1930 की एक जांच से पता चला है कि केनिया में मशाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। 1933 और 1934 में परे केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेती गई। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती गई। उसके बाद देखते हैं सब पर एक जैसे असर नहीं पड़ता। तो औपनिवेशिक काल के अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मशाई लैंड में भी आए बदलावों से भारे चरवाहों पर एक जैसे असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनाने से पहले मशाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, वरिष्ठ जन और योद्धा। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्होंने मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों की मवेशी छीन कर लाते थे। जहां जानवर की संपत्ति हो वहां हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाह समुदाय की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीन कर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। मशाइयों के मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई उप समूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों ही परंपरागत सत्ता अब बहुत कमज़ोर हो गई। जैसे जैसे समय बीता औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उसके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज का पैसा देते थे। उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गाँव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाए तो वे और जानवर खरीद सकते थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे उनकी हालात अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता। जब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगा तो कोई कुछ और करता था। जिनकी तकदीर ज़्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिलता था। इस तरह मशाई समाज में 2 स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले न हुआ हो पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरी, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं तो इस तरह हम देख सकते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदाय पर अलग अलग तरह के असर पड़े।
नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का दायरा बदल दिया। जैसे जैसे चारागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया। जो चारागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे की समय उनकी समस्याएं पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई, इसलिए वे नए चारागाहों की तलाश भी नहीं कर सकते थे। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते हैं। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते हैं, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते हैं और राहत, रियायत और मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं जहाँ से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहे की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों के जीवन यापना के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है।